नमस्कार साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग मिलकर फिर से एक नए सेशन में आगाज करते हैं इसको। आज हम लोग पढ़ते हैं एएलपी, इंडियन रेलवे एएलपी असिस्टेंस लोको पायलट की तैयारी करते हैं हम लोग। ठीक है, 5696 वैकेंसी में एक सीट पक्का करने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं और आपके लिए लेकर आए हैं साइंस, और वो भी ओरिजिनल प्रीवियस टटका, बसिया नहीं, टटका। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग सेट नंबर पहला देखते हैं, और सेट नंबर पहला में एकदम चुनिंदा और बहुत ही ताकतवर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं और इसके डिस्कशन को करते हैं, क्योंकि डिस्कशन से ही आपको सफलता मिलेगा। डिस्कशन के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट छिपे हुए रहते हैं जो तैयारी को बहुत ज्यादा मजबूत करता है, और अभी अपनी तैयारी को इतना मजबूत करना होगा। देखिए, हम एक बात बताते हैं आपको मेरे साथी, 5696 वैकेंसी में से एक सीट लेना, इसका मतलब है शेर के मुंह से मांस निकालना। और इतनी कम वैकेंसी में भी अपना एक सीट अगर आपको पक्का करना है तो आपको साइंस के लेवल बहुत ही ऊपर वाला एक अच्छा खासा लेवल को तैयार करना पड़ेगा। एक मध्य स्तर के लेवल पे आप बैठे हुए हैं। हाँ, यदि आप स्टेट लेवल की तैयारी करते थे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए, तैयारी कीजिए, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, हम कह रहे हैं हो जाएगा। लेकिन अगर आपको रेलवे की माफ कीजिएगा, यदि आप रेलवे की तैयारी करते हैं तब नहीं होगा, आपको लेवल लेकर आना पड़ेगा ऊपर, अपने तैयारी को बहुत गहराई तक लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि एक छोटा छोटा ऐसा पॉइंट से सवाल निकलता है कि आप समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते हैं, फिर आप कहिए कि हमसे नहीं हो पाया। तैयारी में कमी नहीं कीजिए, आप लग जाइए। अगस्त में आपका एग्जाम है और हम आपके साथ हैं, और आज से 30 सेट पहले प्रीवियस करा देते हैं, उसके बाद फिर 10 मिनट का एक शो आएगा और न्यूमेरिकल सैटरडे संडे को हम लोग कराएंगे। तो पूरी प्रॉपर तैयारी हम लोग कराएंगे, चिंता नहीं कीजिए, साइंस आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, चलिए आते हैं, पहला सवाल को देखते हैं। सीधी क्लास में केवल कंटेंट देंगे, बकवास नहीं करेंगे, केवल कंटेंट देते हैं। ठीक है, चलिए। जिप्सम को, अरे जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है भैया? जिप्सम का फॉर्मूला होता क्या है? जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 2CaSO4 इंटू 2H2। अब इसे अगर आप 393 केल्विन पर, कितना पर? 393 केल्विन पर गर्म कीजिएगा, हीट कीजिएगा, तब यह आपको देगा 2CaSO4 इंटू 2H2O और प्लस में 3H2O। या यदि आप इस फॉर्मूला को ऐसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं CaSO4 इंटू हाफ H2O, या इस फॉर्मूला को अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं CaSO4 इंटू 2H2O, यानी कि H2O और शुरुआत में लगा दीजिएगा 2। इस सारे फॉर्मूला को हम लोग जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम को जब हम गर्म करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब हम जिप्सम को गर्म करेंगे तो एक सफेद रंग का चूर्ण प्राप्त होता है, जिससे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हम आपको एक बात और बता देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद रंग का होता है। 393 केल्विन पे हीट करेंगे तब आपको जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। सबसे जानकारी की बात यह है, हम जो आपको दे रहे हैं, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ये क्या रखिएगा? फॉर्मूला को याद रखिएगा। क्यों रखिएगा याद? क्या जरूरत है याद रखने का? ये रखेंगे हम तो ये जानते हैं, 10th में पढ़ के है। आप पढ़ो, आप कुछ भी रखो याद, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसे कुछ दिन के लिए याद रखो। रेलवे में ऑप्शन में ए रहता है, ये दोनों नहीं रहता है। खेला हो जाएगा आपके साथ, समझे? तो खेला नहीं करवाना है, अपनी तैयारी को उस मुकाम तक पहुंचाइए कि कितना भी साजिश करे आप उसके जंगले में नहीं फंसिएगा, समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और बात बता देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। थोड़ी सी एक पेज ले लेते हैं और आप लोगों के बीच लिख भी देते हैं।
चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, यहां से भी सवाल बनने का चांस है। सांचा बनाने में, सांचा बनाने में, सांचा मतलब मूर्ति उर्ति का फार्मा, मूर्ति के मुंह, मूर्ति का हाथ, मूर्ति का डिजाइन नहीं देखते हैं आजकल आर्टिफिशियल बन रहा है। मान लीजिए कि अंबेडकर जी का चश्मा बनाना है तो फरमा से बना लेंगे, सांचा से बना लेंगे। उसका नाक लंबा करना है, सांचा से करेंगे। कान बनाना है, सांचा से बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बता देते हैं दंत चिकित्सा में, दंत दंत चिकित्सा में, मूर्ति निर्माण में, मूर्ति या आपको बता देते हैं मूर्ति या अर्ध प्रतिमा कहिए ना इसको, अर्ध प्रतिमा निर्माण में, भवन निर्माण में, भवन निर्माण में, इन सब जगहों पर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसको नहीं भूलिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। एक चीज हम आप लोगों को कुछ और बताना चाहते हैं, एक पेज और लेते हैं। आपको एक नया चीज देना चाहते हैं, बिट्रोल के बारे में कुछ ज्ञान देना चाहते हैं। बिट्रोल को आप लोग जानते ही होंगे। बिट्रोल, बिट्रोल का मतलब होता है कशिश, बिट्रोल का मतलब होता है कशिश, या इसी को थोथा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, थोथा बोलते हैं। 1 2 3 4, बस कंफ्यूजन पॉइंट जो रेलवे पूछता है चारे को याद रखिएगा। एसएससी के लिए 3 4 को और ऐड कर देते अगर हम तैयारी करा रहे होते तब। रेलवे में मात्र जो लिख रहे हैं वही पूछेगा, उससे बाहर नहीं जाता है, क्योंकि अभी तक जितना प्रीवियस होता है हम सब प्रीवियस को पढ़े और पढ़ के बैठे हुए हैं, है ना। तो आप चिंता ना कीजिए, बस आप लोग रखिए, विश्वास रखिए, हम आपको जो चीजें दे रहे हैं वो चीजें आपके लिए पूरी सफिशियंट है। एक आपको पूछेगा CuSO4 इंटू 5H2O, इसको हम लोग बोलते हैं नीला थोथा, नीला थोथा। इसको इंग्लिश में आप लोग ब्लू बिट्रोल बोल सकते हैं, ब्लू बिट्रोल। इसका नाम क्या है, अगर नाम लिखते हैं तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। 5 का इंग्लिश क्या होता है, पेंट, पेंट, पेंटा हेमी हाइड्रेट। बस अगर आप लोग FeSO4 को बोलता है, अगर आपसे पूछता है कि बताइए FeSO4 इंटू 7H2O क्या है, तब आप लोग बताइएगा इसका नाम होगा, आपको इसका बोलिएगा हरा थोथा, हरा थोथा। अगर आपसे पूछता है ZnSO4 क्या है इंटू 7H2O, तब आप बताइएगा सफेद थोथा। अगर आपसे पूछता है COSO4 इंटू 7H2O क्या है, तब आप लोग बोलिएगा लाल थोथा, या इसी को कशिश बोलते हैं। नाम आप लोग खुद लिख सकते हैं। फेरस है तो आयरन सल्फेट हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा आयरन सल्फेट। और 7 को क्या बोलते हैं, हेप्टा, हेप्टा हेमी हाइड्रेट। लिख दे क्या, फेरस सल्फेट, हेप्टा हेमी हाइड्रेट। अगर इसको बोलिएगा तो उसी प्रकार से जिंक सल्फेट, हेप्टा हेमी हाइड्रेट, इसको कोबाल्ट सल्फेट, हेप्टा हेमी हाइड्रेट। तो ये बातें आपको एक्स्ट्रा ऐड किए, अपने डिस्कशन में ऐड कर लीजिए। और जो भी क्वेश्चन है सब लाजवाब है, शानदार है, ये सब सिलेक्शन कराने वाला सवाल है। बेवजह के सवाल हम लाते भी नहीं है, और हम अगर आते हैं तो सवाल बहुत ही चुनिंदा ही होता है ना। हम अपना कभी भी लेवल नहीं गिराएंगे, ये मेरा शुरुआत से रहा है कि जो हो जाएगा, या तो नहीं आएंगे पढ़ाने, ये हो सकता है, लेकिन अगर आएंगे तो एक अच्छा क्वेश्चन लाएंगे। आप क्वेश्चन देकर संतुष्ट होइएगा जरूर। चलिए, निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। देखो, पर्दे पर प्राप्त कभी भी काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता था। ए ऑप्शन और ए ऑप्शन तो बिल्कुल गया, है ही नहीं। अब ए प्रतिबिंब है, ध्यान से देखिए, ए प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब में प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक, एक होता है काल्पनिक।
ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब में बड़ा भी बनता है छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है छोटा भी बनता है। काल्पनिक में भी ऐसा होता है, बड़ा भी बनता है छोटा भी बनता है। चूंकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर ए वाला होगा। तो एस में ए भी है और ए भी है। इसका ये मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए और दो दोनों मिला के, तो दोनों मिला के कहाँ है, लो दोनों मिला के। ऑप्शन नंबर सी में दोनों मिला के है, नहीं मार दिए ना हम लोग। अच्छा अब कुछ बातें बता देते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जो वास्तव में परावर्तन या अपवर्तन के बाद कटता हो उसे वास्तविक कहते हैं। जो कटता हुआ प्रतीत होता हो, कटता नहीं हो, दिखता है लेकिन होता नहीं है, लौकत है पर ठेकत नहीं, है ना। तो इसको याद रखिएगा, मतलब लगता तो है कि कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा, लेकिन कटता नहीं है, नहीं। और हम वही बोले हैं जो आप सुने हैं, लगता तो है कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा, लेकिन कटता नहीं है। हाँ, काहे कि हमारे बगल में पड़ोसिया बैठा हो, कहते कहता है कि लगता है कि पट जाएगा पट जाएगा पट जाएगा, लेकिन पटता नहीं है। तो यहाँ ये सब बात हम नहीं बोले हैं, है ना। गधा है, ये सब यही सब करते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर सवाल हो गया, इसमें और क्या डिस्कशन करें। हाँ, आपको एक बात बताते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बन सकता है, अवतल दर्पण में या अवतल दर्पण में या उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। काल्पनिक कहाँ बन सकता है, काल्पनिक बन सकता है समतल में, समतल दर्पण, चाहे लेंसों में, लेंस चाहे दर्पण कहिए कोई दिक्कत नहीं है आपको। अवतल लेंस में, अवतल लेंस में, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, इन सब जगहों पर जो है आपको प्रतिबिंब इस प्रकार का दिखाई देगा, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, छोटा होता है और उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा और बड़ा होता है। तो ये भी बात लिख दे क्या, एक ऐसा होता है वास्तविक, वास्तविक हमेशा उल्टा होता है और छोटा होता है। काल्पनिक कैसा होता है, तो काल्पनिक हमेशा कैसा होता है, तो काल्पनिक हमेशा बड़ा होता है और सीधा होता है। कल्पना हम लोग सीधे ना करते हैं जी। अच्छा कोई ये सोच सकता है कि काश हमको आज कोई दूध जुत्ता कर मार के चला जाता, ऐसा सोचेगा। कल्पना हमेशा सीधा करता है और बड़ा सोचता है, काश हमको सरकारी नौकरी हो जाता, काश हमरा एक बार कैटरीना कैफ से मुलाकात हो जाता और वो हमको अपने साथ डिनर पर ले जाती। एकदम बड़ा बड़ा कल्पना करता है, बड़ा बड़ा कल्पना। भाई जब सोचना ही है तो छोट छोट काहे सोचेंगे, बड़ा बड़ा सोचेंगे, है कि नहीं। काश हमें महेंद्र सिंह धोनी के साथ एक दिन क्रिकेट खेलने का मौका मिलता। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तहर दिल हो कि चार जोर कहीं तो लगा बिलू, कहाँ जा रहा है रे। हाँ अब आया लाइन पे। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। देखिए आज हम इसका जो है काम तमाम कर देंगे, इससे संबंधित जो भी सवाल आएगा आप बना के लाओगे और एग्जामिनेशन हॉल में आपसे नहीं फंसेगा नहीं फंसेगा नहीं फंसेगा। क्यों नहीं फंसेगा भैया, इसलिए नहीं फंसेगा क्योंकि हम आपको देने वाले हैं रामबाण। रामबाण में क्या दीजिएगा गुरुजी, एक देते हैं AgCl दवाई है, एक दवाई आपको मिलेगा AgBr का, एक मिलेगा AgF का, एक आपको गोटी खाना पड़ेगा AgI का और एक गोटी खाना पड़ेगा AgNO3 का। और सब में Ag है, अर्जेंटीनम मतलब चांदी, बस समझ में आ रहा है। अच्छा AgCl जो है एक क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज करते हैं। कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। AgBr को कहाँ यूज करते हैं, तो AgBr को यूज करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा AgF का कहाँ करते हैं, दंत क्षय, फ्लोराइड है, फ्लोराइड है दंत क्षय में। AgI का कहाँ प्रयोग करते हैं, चूंकि आयोडीन है तो कृत्रिम वर्षा में, कृत्रिम वर्षा, मौसम परिवर्तन, मौसम परिवर्तन, एंटीसेप्टिक दवा में, एंटीसेप्टिक
सेप्टिक दवा। AgNO3 का कहाँ करते हैं? बोटर इंक में, बोटर इंक या ब्लैक इंक में। आप लोग जाते होंगे मतदान करने, तो आपको यहां मार देता होगा ताकि दोबारा न कर जाए। एक जनप्रतिनिधि को 2 बार वोट दे देगा तो ठीक नहीं ना है, एकरे वोट से वो जीत जाएगा। अब बार बार वही आएगा बुरका उरका पहन के, गमछा उमछा बांध के, सर आ गए वोट गिराने, तो कहेगा उंगली दिखाओ, उंगली दिखाओ। उंगली दिखाओगे तुम कहेगा अरे तो इससे पहले भी डाल चुका है कि नहीं? तो क्या मार देता है? AgNO3 का जो है एक स्याही मार देता है, 10-12 दिन स्याही लगा रहता है अपने नाखून पे। इसलिए वह आधा नाखून पे मारता है और आधा मांसपेशी पे मारता है, ताकि आप नाखून को रगड़ सकते हो, मांसपेशी को थोड़े रगड़ लोगे। अब ऐसा नहीं कि तुम ऐसा कोई मिल जाए हम जैसा उसको, तो उंगली एकदम जो है सर्जरी करवा के चल रहा है, सर देखिए नहीं मराया है मेरा, है कि नहीं? तो उतना भी चालाकी नहीं करने का। चलिए इसका आंसर होगा सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों। निम्नलिखित में से किस युग्म का उपयोग श्वेत स्वयं फोटोग्राफी में करते थे? देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो दोनों में ना कर रहे AgCl AgBr का, है ना? तो इतना बात आप लोग जो है कॉपी में लिख लीजिए, और आज से कॉपी बना लीजिए और कॉपी को ले चलिए 30 सेट तक, और उसके बाद हमसे एक बार मुलाकात कीजिए। आपका तैयारी बहुत बेहतरीन होगा। आपको महसूस होने लगेगा मेरे अंदर जो कमी था वो धीरे धीरे भर रहा है ना? साइंस का जो है ना कीड़ा निकाल देंगे हम। 4 नंबर सवाल ना, चलिए सवाल नंबर देखिएगा 4। एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? यहाँ कथन होगा, आपको बता देते हैं। धारावाही परिनालिका है ना, तो इसमें वो सारा गुण होगा जो एक चुंबक में होता है। इसमें वो सारा गुण होगा जो एक चुंबक में होता है। चुंबक वाला गुण होगा, चुंबक वाला गुण होगा, ठीक ना? चलिए इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है, काहे नहीं होगा? चुंबक का तो गुण है चुंबकित करने का। दूसरा बोलता है यह क्षर चुंबक की भांति कार्य करता है, ये खुद सही है। काहे गलत हो जाएगा भैया? क्षेत्र रेखाएं स्व केंद्रित वृत्त होती है, नहीं। चुंबक में क्षेत्र रेखाएं स्व केंद्रित वृत्त नहीं होती है। अगर ऐसा होगा तो वहां 2 गो डायरेक्शन उत्पन्न हो जाएगा, 2 गो दिशा उत्पन्न हो जाएगा, जिससे चुंबक को पता नहीं चल पाएगा कि आकर्षण करना किधर है, ठीक ना? इसलिए ये सवाल गलत है। इसका आंसर होगा 1 और 2। अब देखिए कहां 1 और 2 है, तो 1 और 2 कहां है? 1 और 3 है, ये आंसर नहीं होगा। 1 और 2 यहां सही है, यही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाए, चलिए आगे लेके चलते हैं। आज थोड़ा सा जो है न्यूलैंड्स के अष्टक नियम, देखिए 3-4 बात बताते हैं आवर्त सारणी के बारे में। एक तो होगी आपको कौन है? त्रिक, इसका नाम बता देते हैं, डोबे राइनर। डोबे राइनर तेजी से लेते हैं इस सब की जानकारी आपको हम पहले दे चुके हैं। मेंडलीफ, मेंडलीफ से पहले आते हैं हम लोग किसको, क्या नाम था इसका? न्यूलैंड्स। उसके बाद आते हैं मेंडलीफ, उसके बाद आते हैं मोसले। टाइम कितना हो गया? डोबे राइनर जो है ये 1817 नियम में ट्राइड से दिया था। क्या दिया था? ट्राइड्स। ये 1866 ईस्वी में आपको क्या दिया था? ऑक्टेव, ऑक्टेव रूल दिया था। मेंडलीफ जो है 1869 में प्रस्तावित, 1872 में इसका जर्मनी पत्रिका में छपा था। आपको बता देते हैं 1869 ईस्वी में इसका जो है आवर्त सारणी प्रस्तावित हुआ था, प्रस्तावित हुआ था। 1872 ईस्वी में कंप्लीट हुआ था, मतलब कि पूर्ण तैयार, ठीक है। अब मोसले कब दिया था? 1913 ईस्वी में। एक दिया था परमाणु द्रव्यमान पर, और ये दिया था परमाणु संख्या पर, ये दिया था परमाणु भार पर, और ये जो है इत्रिक नियम दिया था। इसमें क्या किया था? ये 3-3 का, जैसे लिनाक, ये बोला था कि पहला, डोबे राइनर बोला था कि पहला और अंतिम 3 को ऐसा तत्व लीजिए एक ही सेल का,
जिसमें पहला और अंतिम तत्व को जोड़ेंगे तब बिचला के बराबर यानी औसत आएगा। तो लिनाक, कैल्शियम, बेरिलियम, स्क्रैंडियम, ये सब लिया था ये, ठीक है। ये दो को डाटा याद रखेगा, ये दो को डाटा पूछा भी जाता है, ठीक है। जैसे लिनाक देगा तो सोडियम छुपा लेगा, कैल्शियम स्क्रैंडियम देगा तो बेरिलियम छुपा लेगा। परमाणु भार न्यूलैंड्स जो है ये आपको दिया था संगीत के 7 सुर पर, संगीत के 7 सुर पर। मेंडलीव जो है परमाणु द्रव्यमान पे इसको छापा था। आपको हम बता देते हैं कि न्यूलैंड्स जो है इसका प्रथम धातु जो था ये हाइड्रोजन था। प्रथम कौन था इसमें? प्रथम था हाइड्रोजन। थोड़ा सा इसको और स्क्रॉल कर सकते, ऊपर ले जा सकते राइटिंग के साथ, राइटिंग को मिटा के लिखा जाता ना। प्रथम तत्व क्या था इसमें? तो प्रथम तत्व था हाइड्रोजन। और इसमें टोटल आपको बता देते इसके समय 1856 तत्व ज्ञात था। टोटल इसके समय 56 तत्व ज्ञात था, 56। और इसके समय 63। इसका डाटा फाइंड नहीं है। और मोसले के समय 118, चूंकि 114 था, 118 तो अब हुआ है, 114 था उस समय। मोसले 114 तत्व पर एक्सपेरिमेंट किया है, 118 तो अब हुआ है। नए नए खोज होते रहता है तो ऐड होते रहता है। आपको हम बता देते हैं कि हाँ, प्रथम तत्व हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व इसमें कौन था? थोरियम। अंतिम तत्व कौन था? ज्यादा लेट हो गया क्या आज? कैल्शियम तक इसका जो है मान था। न्यूलैंड्स का जो नियम था वो कैल्शियम में तक मान हुआ था, कैल्शियम तक मान। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और जिरकोनियम न करके इसको कर लीजिए आप क्या? थोरियम। क्या कीजिएगा? थोरियम। चलिए एक बार में आवर्त सारणी का इतनी बातें हम आपको बता दिए। मानिए तो आधा आवर्त सारणी खत्म एक पैनल पे। बस डिस्कशन में चैप्टर को धरिए, ये सबसे बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। डिस्कशन में चैप्टर को धरिए, ये सबसे बड़ी चीज है, और नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। साथ ही साथ आप लोग लिखते चलिएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करता है? जीवाणु और कवक। जीवाणु के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी, और कवक के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। कवक के परत को हम लोग बोलते हैं काइटिन। जीवाणु जो है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों होता है। इसका यह मतलब है कि जीवाणु में केंद्रक होता है। बहुत सारा जीवाणु फायदेमंद भी है, जैसे दही में लैक्टिक अम्ल, ये जीवाणु है, फायदेमंद है, ठीक है ना। कवक में भी बहुत सारा कवक फायदेमंद है। आपको हम बता देते हैं कवक में कौन कौन फायदेमंद है। जैसे पनीर, पनीर में पाया जाता है एस्परजिलस, ये फायदेमंद जीवाणु कवक है। आपको बता देते हैं, आपको ईस्ट, ईस्ट पाया जाता है एल्कोहल में, पाव रोटी में, ये सब में ईस्ट पाया जाता है। तो ये सब फायदेमंद भी है। जीवाणु में भी हम आपको बता दिए लैक्टोबाइरस और फिर एसिटिक अम्ल, इसमें जीवाणु पाया जाता है और ये सब फायदेमंद जीवाणु है। और ये जो है पर्यावरण को क्या करता है? स्वच्छ रखने में सहायक करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आपको क्या चुनना है? सत्य। क्या चुनना है? सत्य। यहां थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सत्य पूछा है क्या सत्य पूछा है। यह दर्पण पर अभिलंब होता है, बिल्कुल सही बात है। आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, एकदम सही है।
काहे गलती कर देंगे इसको? मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, नहीं, ये गलत बात है। ऑप्शन नंबर ए और दो ये सही है, बाद बाकी गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का आप लोग देख लिए, आगे बढ़ जाए। अगला सवाल को देखते हैं। कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है? पहली बात तो आप जानो इसके बारे में जान ही लो। एक होता है ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको पूरा क्या नाम है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है ACR, एक होता है RER। ACR मतलब होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पर राइबोसोम नहीं होता है, ये याद रखिएगा, इस पे राइबोसोम नहीं होता है। इसी के वजह से यह जो है वसा और कार्बोहाइड्रेट वसा और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है, संश्लेषण करता है। इस पे राइबोसोम होता है, इसीलिए यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ER के बारे में हम आपको बता दें कि ER जो होता है ये वसा, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। ठीक है, इसके बाद इसको खोजा कौन था? पोरकर। इसकी खोज कौन किया था? पोरकर। उसके बाद हम आपको बता दें ER के बारे में क्या बता दें। हाँ, सबसे बड़ा कोशिकांग है, सबसे बड़ा कोशिकांग, सबसे बड़ा कोशिकांग है। और कुछ निकल सकता है क्या? और एक चीज और, ये जो है ACR, ये क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में? टॉक्सिक्स पदार्थ को खत्म करता है, मारता है। टॉक्सिक्स पदार्थ जो होता है इसका विरामीशन करता है, विरामीशन मतलब मारता है। टॉक्सिक्स मतलब होता है जहरीला, विषैला पदार्थ। तो आप ऑप्शन ढूंढिए, औषधि और विष आया ना, विष टॉक्सिक्स पदार्थ को मारता है, यही ऑप्शन सही होगा। औषधि और विषों का निराविषीकरण करता है। इतना बात है, आप लोग लिख लीजिए। और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। देखो छोटा छोटा बात हमको बताने में अच्छा नहीं लगता है, कुछ ऐसा बताइए जो बच्चा को याद ना हो। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए 10। विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? विभक्त वलय। कौन उलटता है? विभक्त वलय। मोटर के बारे में याद रखिएगा आप, ये MI पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक को कथी में? यांत्रिक को विद्युत में, यांत्रिक को कथी में बदलता है? विद्युत में। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब होता है स्वप्रेरण, स्वप्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। फैराडे खोजा था, फैराडे का दिया हुआ है। मेंडलीव कहते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे कार्य करता है, बाएं हाथ रूल। इतना बात याद रखिएगा मोटर के बारे में। ऐसे मोटर अगर हम पढ़ाने लगे तो पूरे 4 घंटा का क्लास होगा। आपको भी पता होना चाहिए कि हम ITI के स्टूडेंट हैं, तो मेरा तो इलेक्ट्रिकल से अगर हम ब्रांच मेरा वही है, तो हम तो इसमें महारत है। तो सोचो कितना हम दे पाएंगे, है कि नहीं। खैर हम वो सब बोलना नहीं चाहते हैं, जब भी जरूरत पड़ेगा उलट देंगे, चिंता नहीं कीजिए। सब कुछ यहाँ स्टोर है, बस जरूरत है सामने वाला कैसा है,
सामने वाले के हिसाब से लड़ाई नहीं होता है, लड़ाई टक्कर का होना चाहिए, है ना। चलिए अब डिस्कशन कराने हैं, इसमें हम क्या पूरा डिंग हाँक दे, ये होता है ये होता है, पूरा बोर्ड भर दे, अब आपको भी समझ में ना आए, हम भी कुछ ना समझा पाए आपको, ठीक नहीं होता है। जानकारी है ठीक है, ऑफलाइन में हम जो है स्टेप बाय स्टेप को समझाकर दिखाते हैं ताकि बच्चा को दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि पूरा थ्योरी पढ़ाना पड़ता है एक बार में। एक क्या है, बल्ब के फिलामेंट से बनाया जाता है प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा। ये सवाल गलत है, सवाल गलती है, सवाल गलत टाइप किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है, जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल घटता है और इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या घटता है। तो इसका आंसर क्या होगा, जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो बढ़ता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो यहाँ है घटता है, इसलिए ऑप्शन गलत। जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो बढ़ता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल घटता है तो घटता है, इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या घटता है तो घटता है। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल या बाहुबली। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल लेकर चलते हैं। एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण घास हरा दिखाई देता है, बादल सफेद दिखाई देते हैं, आपको बता दें हम काला दिखाई देते हैं, है ना। अपवर्तन विक्षेपण, अच्छा प्रकाश के वन विक्षेपण के बारे में न्यूटन दिया था, याद रखिएगा ये लोग। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छा से जानते हैं। सिक्का का ऊपर उठा हुआ दिखना, है ना, ये सब बातें आप लोग जानते हैं। इतना आसान तो आप लोग जानते हो, तो फिर क्या बताए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में कौन बताया था, सीवी रमन नाम के वैज्ञानिक। सीवी रमन एक भारतीय वैज्ञानिक थे, 1928 में बताए थे। 1900 कब, 28 में, इसलिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार। कौन सा श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र की अगर चर्चा करें तो यह 3-4 प्रकार का होता है श्वसन तंत्र, लिख लीजिएगा। पहला होगा आपको लंग्स, जिसको बोलते हैं फेफड़ा। दूसरा आपको है ट्रैकिया। तीसरा है आपको त्वचा, स्किन। और चौथा जो सबसे लास्ट है गिल्स। गिल्स से मछली, या इसको आप लोग कह सकते हैं मत्स्य जितना होता है सब, ये सब शोषण करता है। त्वचा से केचुआ या इंसेक्ट, इसको कहीं ना पूरा इंसेक्ट, कीट पतंग, टेप वर्म, हुक वर्म, ये सब इसी में आता है। ट्रैकिया से ग्रास होपर, राम जी के घोड़ा। और फेफड़ा से क्या करता है, मैमल्स, स्तनपायी जिसको बोलते हैं। चलिए आगे बढ़े। इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या, कौन सा श्वसन तंत्र का भाग वायु के प्रवाह को बिखरने से रोकता है। तो यह उपास्थि के छल्ला, कार्टिलेज का जो यहाँ कार्टिलेज होता है, उसका जो छल्ला होता है, ये श्वसन तंत्र के वायु को बिखरने से रोकता है। इसको याद रखिएगा, इतना में से सवाल पूछा जाता है। एक कंसेप्ट है आपका, और ऐसा सवाल आपको इसी के अंदर से फंसना है। चलिए इस सवाल को देखिए, क्या बोला है, एक पत्ता का अनुप्रस्थ भाग, अच्छा
इसमें थोड़ा सा इमेज को छोटा करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें इमेज है, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। हाँ देखिए, इस बार जो है ग्रुप डी के एग्जाम हुआ था 2022 में और 23 में मिला के, तो उसमें बहुत सारा जो क्वेश्चन है शुरुआते हुआ था फिगर बेस्ड क्वेश्चन से, तो बहुत सारा फिगर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। तो हम भी आपको एक एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन जो है हर दिन कराएंगे, और फिगर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आसान होता है अगर आप उसको ध्यान से देखें तो। आपका ये सवाल है आपको जहां नंबरिंग किया हुआ है 1 2 3 4 5, और आपसे पूछ रहा है कि एक पत्ती की, ये पूरा जो है लीफ एक पत्ती का चित्र है, एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन के निम्नांकित चित्र का अध्ययन करे और बताए कि कौन सा विकल्प इसके सही अंशरांकन को दर्शाता है। जैसे बोला ऊपरी अधिचर्म, एक में ऊपरी अधिचर्म है, एकदम बिल्कुल ठीक है, ये तो एकदम सही है कि एक में ऊपरी अधिचर्म है, इसको बोलते हैं ऊपरी अधिचर्म। इस लेवल तक तैयारी रखना पड़ेगा आप लोगों को। दूसरा है 2 नंबर यहाँ है, तो ये निचली अधिचर्म है, इसको बोलेंगे निचली अधिचर्म। उसके बाद है तीसरा का है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग ऊपरी अधिचर्म, निचली बाह्य त्वचा। अच्छा, इसको निचली बाह्य त्वचा बोल सकते हैं ना, अधिचर्म, निचली बाह्य त्वचा। और ये जो है 3 नंबर, इसको हम लोग बोलेंगे, 3 नंबर को बोल देंगे रक्षक कोशिका, गार्ड सेल। गार्ड सेल। और ये जो सबसे लास्ट है पंचमा, इस सबको बोलेंगे एयर ईयर गैप, ईयर गैप। और सबसे लास्ट जो है इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब मिला लीजिए आप लोग। देखिए, पहला है ऊपरी अधिचर्म, यहां है, ए भी ऑप्शन हो सकता है, ए नहीं हो सकता है, ए हो सकता है, ए नहीं हो सकता है, ए नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए आते हैं दूसरा में, निचली बाह्य त्वचा। 2 नंबर में निचली बाह्य त्वचा बिल्कुल सही है। 3 नंबर में रक्षक कोशिका, गार्ड सेल, एकदम सही है। 4 नंबर में एयर गैप, वायु अवकाश, बिल्कुल सही है। 5 नंबर हरित लवक, एकदम यही सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और आपको ये पता है कि फिगर में किस जगह को क्या नाम है, तब आप आसानी से कर लोगे, आने तो आपको समस्या आएगा ही आएगा। इसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। एनसीईआरटी में जितना फिगर है, 6ठा 7वां 8वां 9th 10th 11th 12th में, ये सबको आप पढ़ जाइए एक बार। एक बार एक दिन उठाइए पूरे साइंस को ए पार से ऊपर करके, खाली फिगर के क्वेश्चन को देख लीजिए, वहां से सवाल बन रहे थे। अगर इस बार बना है तो हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दिया जाए। कहा जाता है कि प्रीवियस ही तो मेन है। इस सवाल को देखिएगा, श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? पाइरुवेट में। इस अभिक्रिया में पाइरुवेट के CO2 H2 और ऊर्जा में रूपांतर जिस समय करते हैं, उस समय हम लोगों को जो है आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और यह काम जो है आपको क्रेब्स चक्र में होता है, जिसको साइटोप्लाज्म में हम लोग करते हैं। और इसका फाइनल जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाके होता है। आगे बढ़े। इस क्वेश्चन को देखो, इस सवाल में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम, अरे ओम के नियम के बारे में कभी पूछेगा था, V बराबर IR। अगर आपको ऐसे नहीं याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हैं ना आप लोग। हम्म
ए ठीक है, VAR में IR। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम के नियम तो आता ही है आप लोगों को, इसमें क्या बताए हम। अब ओम के नियम नहीं आता है, कंपटीशन में आप आए हुए तो बड़ा मुश्किल है भैया, और वो भी रेलवे की तैयारी करने उतरे हैं। हम तो आपको प्रीवियस करा रहे हैं। आज पहला दिन है, पहला सेट है, आज भर थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। कल से जो सेट होगा वो बहुत दमगर होगा, बहुत दर्दनाक तरीका से होगा। हम आज तैयार भी नहीं थे, लेकिन एक बार एक फ़ोन जाता है कि क्लास लेना है, चूँकि हम घर आ चुके हैं। तो हम बोले थे आप लोगों से कि जब स्टूडियो में आएंगे तो क्लास लेंगे, आ गए तो ले लिए क्लास। कल से सेट नंबर 2 से जो है क्लास को बहुत विस्तार से हम लोग करेंगे, ठीक ना। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि पर प्रवेश करता है उसको अंतः स्पंदन बोलते हैं। बाष्प उत्सर्जन के अध्ययन को पोटोमीटर बोलते हैं। इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए इस सवाल को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 3 लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने में, देखो फ्यूज के बारे में हम क्या बता देते हैं, फ्यूज के बारे में कुछ बातें हम बता देते हैं, वहां से पकड़ लीजिएगा आप लोग। ये है आपको फ्यूज। फ्यूज में SN 63%, PB यानी कि सीसा और टीन ये होता है 37%। इसको बोलते हैं टीन, इसको बोलते हैं सीसा। इसे लाइव वायर में जोड़ा जाता है, इसको श्रेणीकरण में जोड़ते हैं, सीरीज में। इसका गलनांक 10 एम्पियर से 15 एम्पियर तक होता है। फ्यूज के बारे में बता दें कि इसका जो है गलनांक निम्न, प्रतिरोध उच्च होता है। 183 डिग्री सेल्सियस पर गल जाता है। बस ये 4-5 बातें याद रखिए फ्यूज में, ज्यादा कुछ तो लिखना है नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा। गलनांक उच्च विधुमय तार में जोड़ा जाता है, बिल्कुल सही है। फ्यूज को यो सही है। फ्यूज बनाने गलनांक उच्च होना चाहिए, गलनांक निम्न होना चाहिए। हम तो बोल तो रहे गलनांक निम्न होना चाहिए, यानी ए गलत है। 3 नंबर गलत है, 3A में गलत है, ई नहीं होगा आंसर, ए नहीं होगा आंसर, ए आंसर होगा। ऑप्शन नंबर C, गलनांक निम्न होना चाहिए, उच्च नहीं होना चाहिए। आयुष कितना सवाल है टोटल आज। 25। चलो आओ। क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद बनता है। एक बनेगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, NaOH। क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद बनेगा, और कौन कौन बनेगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, NaOH। ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बोला है 2 क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में कितना अंतर होता है। 14 का होता है। इसको CH2 का अंतर कहते हैं। तो देखिए ना, कार्बन 12 और हाइड्रोजन 2 गुने 1 यानी कितना हो गया 14। CH2 का अंतर होता है। ये आपको 10th में कार्बन चैप्टर में मिला होगा पढ़ने के लिए। अगला सवाल बताए। चलिए इस सवाल को देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा लाजवाब सवाल है। निम्नलिखित अपघटन अभिक्रिया में PQRS मतलब कि एक समीकरण दिया गया है। इस समीकरण को क्या करना है, बैलेंस करना है। अब बताना है कि इस सब जगह पर क्या क्या हो सकता है ना। तो आपको हम बता दें कि FeSO4 है, तो Fe2 यहाँ 2 आया ना, यहाँ 2 आ गया, तो यहाँ P के जगह पर भी 2 रखना पड़ेगा। P के जगह पर कितना रखना पड़ेगा 2। उसके बाद आपको बोलता है FeSO4 Fe2O3, यहाँ O3 है। एक ऑप्शन तो दिख ही रहा है हमको, ई माइनस नहीं, एक ऑप्शन तो दिख ही रहा है। शुरुआत में एक ऑप्शन है 2 वाला, यानी कि यही आंसर सही होगा। यानी कि आप P के जगह पर रख सकते हैं 2, Q के जगह पर रख दीजिएगा 1, और S के जगह पर रख दीजिएगा, R के जगह पर रख दीजिएगा 1, और S के जगह पर भी रख दीजिएगा 1। आपका बैलेंस हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा जाकर, आप लोगों को बैलेंस करने का सिखाया गया होगा 10th में बैलेंसिंग चैप्टर आता है।
वाह, इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? क्या पूछा है? निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कितने कार्बन डाइऑक्साइड, अरे प्रकाश संश्लेषण में 6CO2 प्लस में 6H2O, उसके बाद सनलाइट, उसके बाद क्लोरोफिल, और बनाएगा 6C6H12O6 प्लस, यहाँ 12H2O होगा, प्लस 6O2 और प्लस में 6H2O, यही ना? तो 6 कितना कितना 6 6 गो कार्बन का और 6 गो हाइड्रोजन का बनेगा। बढ़े, बढ़ जाए। एक दो क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण कितना होगा? तो बनने वाला कोण 0 डिग्री का होता है, क्योंकि जिस एंगल से वो आ रहा है उसी के एंगल से जा भी तो रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद हम लोग जो है क्लास को खत्म करेंगे, फिर कुछ बातें करेंगे। आपको इसमें क्या करता है, मैच करना है। कॉपर टी का प्रयोग कहाँ करता है? कॉपर टी का प्रयोग कहाँ करता है? थोड़ा सा इसमें क्या है, तारिका को दर्शाते कौन सा विकल्प इनके सुमेल नीचे होगा कुछ ना, मतलब मिलाना है इसको ना। कॉपर टी का प्रयोग कहाँ करता है भैया? मुखी गोलियां क्या करेगा? ये तो मुखी गोलियां क्या करेगा, रोपण को रोक देगा। और इसको कंडोम क्या करेगा, इस शुक्राणु गर्भाशय गृह तक नहीं पहुंचने देगा, नहीं, अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा। कब? कॉपर टी से जो है निषेचन रुक जाएगा और नलिका उच्छेदन से अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा। ये इसका सही मैच मैन है, आई थिंक, मेरे हिसाब से। अब पता नहीं, कंफर्म तो है नहीं हम, लेकिन मुझे लगता है कि ये सही है। अब आप लोग बताना, बायोलॉजी मेरा थोड़ा सा कमजोर है और सबसे खास टॉपिक ही मेरा कमजोर है, बस इतना ही समझ लो कि कैसे कैसे चला रहे काम धाम। खैर ये सही है। ऑप्शन नंबर इसका देखो तो आंसर सही है क्या? 4 का ए, 4 का ए, डी आंसर है क्या? ई तो नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए बी, यानी कि 3 का बी, 3 का बी, हाँ 4 आंसर सही है, यही आंसर सही है 100%। कॉपर टी का प्रयोग होता है निषेचन रुक जाएगा इसलिए करते हैं। मुखी गोलियां जो हम लोग गोली खाते हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए और रोपण रुक जाएगा इसके लिए करते हैं। कंडोम का उपयोग शुक्राणु गर्भाशय गृह तक न पहुंचे इसके लिए उपयोग करते हैं, और नलिका विच्छेदन अंडाणु गर्भाशय तक न पहुंचेगा इसके लिए करते हैं। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा आज दिक्कतें आई होगी, हम मानते हैं इस बात को, क्योंकि आज मेरा मतलब फर्स्ट डे था और हम एक बार आ भी गए थे, पूरा प्रिपरेशन करके नहीं आए थे। कल से सेट नंबर 2 से आपका तैयारी बहुत मजगर और बहुत ही बेहतरीन तरीका से किया जाएगा। तब तक के लिए दीजिए हमको क्या बोलते हैं, जाने का इजाजत, और फिर मिलेंगे अगले सेट से, और अगला सेट बेहतरीन से होगा। ठीक है, टोटल 30 सेट करेंगे और 30 सेट अलग अलग नए अंदाज में और अलग अलग पैटर्न पे होगा, और हमारी डिस्कशन रिपीट नहीं होता है। ठीक है, तो आप चिंता ना कीजिए, पूरी तैयारी करेंगे, जम के करेंगे, बेहतरीन तरीका से करेंगे, और इस बार एक सीट पक्का करेंगे। कोशिश करेंगे कि हर हाल में सिलेक्शन तक हम लोग पहुंचे। हालांकि प्रक्रिया तो बहुत, सीटें कम भी है, सीटें कम है, और उसके बाद जो है स्टेप बहुत ज़्यादा है, 5-6 स्टेप है, लेकिन उम्मीद नहीं हारेंगे, प्रयास पूरा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग पूरा वॉच किए और चैनल को प्यार दुलार देते रहिए। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।